हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के साइंस और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने जनरल स्टडी टीआरई 2.0 और 3.0 जो कैंसिल पेपर था उसका री एग्ज़ाम का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़कर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहले मैथ और साइंस का जो जैसे कि आप सभी को पता है, बीपीएससी जो पेपर कराती है वो 3 पार्ट में, टीचिंग का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश आता है 30 नंबर में, उसके बाद 40 नंबर में आपका जनरल स्टडी आता है, उसके बाद 80 नंबर में आपका सब्जेक्ट आता है। तो मैथ और साइंस ये दोनों एक ही में आता है इसी में। तो हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन है वो स्किप करते हुए चलेंगे और साइंस के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हुए और डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप मैथ के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की तृतीय कक्षा में टी परिक्रमण काल से वितरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच के गुरुत्वीय आकर्षण बल आर की पावर -5/2 के समानुपाती है, तब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब। यहाँ से अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से देखते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुकरण करता है वृत्तीय पथ का, कुंडलित पथ का, परवलय पथ का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्तीय पथ का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला होता है FB = QVV sin θ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट दोनों पर ही निर्भर करती है, यानी कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समय अंतराल के एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन का, त्वरण का, किए गए कार्य का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। अगला क्वेश्चन, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, अगर मान लीजिए ये कोई परमाणु है, उसका ये नाभिक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ना कि नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक में मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में मौजूद होते हैं। नाभिक में कौन कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं नाभिक में। इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण परमाणु का जो नाभिक है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु का नाभिक क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? किया गया कार्य बटे धारा गुणा समय, किया गया कार्य गुणे आवेश, किया गया कार्य गुणे समय बटे धारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें से पूछा कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। किया गया कार्य बटे धारा गुणे समय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यही वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत विभव, तो किया गया कार्य यानी कि W/Q बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश हो जाएगा, अगर आपसे विद्युत विभव पूछा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
यदि तरंगदैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ रहा है तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है यदि तरंगदैर्ध्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता है तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने की जो ट्रिक होती है वो बिब्ग्योर होती है, BIVGYOR। ये तरंगदैर्ध्य याद करने की ट्रिक होती है। जैसे जैसे आप रेड से इधर जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य जो होगा वो घटेगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे तरंगदैर्ध्य जो होगा वो बढ़ेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? रेड का होता है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है? वायलेट की होती है। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि अगर आप बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रकाश की सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण में मुड़ जाए तो यह घटाया है या घटना है विवर्तन की, प्रकीर्णन की, व्यतिकरण की, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है विवर्तन की। यदि कोई प्रकाश सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए, मतलब एक कोई प्रकाश से ऐसे जा रही है किंतु ऐसे मुड़ जाए, तो यह घटना क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे एक सीधी रेखा में चलते चलते किसी अवरोध से टकराती हैं और अवरोध के किनारों पर एक लघु किंतु स्थिर कोण पर मुड़ जाती हैं तथा अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं, प्रकाश अथवा ध्वनि तरंगे इस प्रकार मुड़ने की घटना को ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेंगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमी गति वाली। जब दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति के क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं तो तीव्र गति से दागी गई गोली जमीन पर गिरने यानी भेदन में अधिक समय लेगी, जबकि मंद गति से दागी गई गोली जो है वो जमीन पर जल्दी गिर जाएगी। जो तेज गति से दागी गई है वो लंबी दूरी तय करेगी, इसलिए उसको जमीन पर गिरने में टाइम लगेगा, लेकिन जो धीमी गति से दागी गई है वो लंबी दूरी नहीं तय कर पाएगी, इसलिए वो जमीन पर जल्दी से गिर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एक त्रिज्या दोनों को दोगुनी कर दें तो अब केंद्रीय त्वरण का परिमाण होगा आधा, 4 गुना, 2 गुना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डबल यानी कि 2 गुना हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाले त्वरण को अवकेंद्रीय त्वरण तथा पिंड पर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अवकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अवकेंद्रीय बल क्या होता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाले त्वरण को अवकेंद्रीय त्वरण तथा पिंड पर वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अवकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया दर्शाती है? आपके सामने 3 अवक्रिया दिया है, इसमें से पूछा है कौन सी अवक्रिया है जो विस्थापन की अवक्रिया दर्शाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2, ये विस्थापन की प्रक्रिया दोहराती है। वहीं पे बात करें पहली अपक्रिया की MgCO3, ये एक विघटन अपक्रिया है और दूसरी संश्लेषण तथा संयोजन अपक्रिया है। तीसरी जो है ये विस्थापन की अपक्रिया दोहराती है क्योंकि इसमें सोडियम पानी से H2 गैस के रूप में विस्थापित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनाता है? इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। इसमें कार्बन 4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अपने अष्टक को पूरा करने हेतु संयोजन इलेक्ट्रॉन को बांटता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 से अधिक। क्यों? क्योंकि कार्बन p ब्लॉक का एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p है। क्यों? क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का वो 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, C6 लिखा जाता है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अपने बाह्य कोश में अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। कार्बन में कैटेशन का गुण होता है, जबकि कार्बन ना ही विद्युत ऋणात्मक और ना ही विद्युत धनात्मक होता है। अतः यह मुख्यतः संयोजी यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का, कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार का,
कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी कमजोर अम्ल यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये उदाहरण है। सोडियम कार्बोनेट लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक अम्ल के उदासीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिसमें NaOH एक प्रबल क्षार तथा H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है क्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से जब अभिक्रिया करती है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा कि अगले वीडियो में जब हम लोग TRE 3.0 का कैंसिल पेपर डिस्कस करेंगे तो साइंस और मैथ में जो मैथ के क्वेश्चन है क्या उन्हें हम लोग ऐसे ही जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए हैं ऐसे ही सॉल्व करें या फिर मैथ के क्वेश्चन स्किप करके केवल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूने को जलाने कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपघटन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। चूना पत्थर जिसे चूने का पानी कहा जाता है, जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया एक रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी है? अपघटन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, एक घोल कुलचे हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके एक गैस देता है जो एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में शामिल है NaCl, HCl, LiCl, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। HCl विलयन से क्रिया करके यह CaO2 गैस बनाता है, यानी कि ये जो होगा HCl से क्रिया करेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन टफ या इजी लग रहा है तो आपको बता दें ये मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी BPSC TRE 2.0 में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल जान लेंगे तो आगे आपकी तैयारी करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यकता कितनी होगी? 4 मिलीलीटर, 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हमें जो ज़रूरत होगी वो होगी 16 मिलीलीटर की। कितने की होगी? 16 मिलीलीटर की। 10 मिलीलीटर को अगर उदासीन बनाना है तो 8 मिलीलीटर की आवश्यकता हो रही है, 8 मिलीलीटर HCl की आवश्यकता हो रही है। तो अगर आपको 20 मिलीलीटर को ये डबल हुआ तो इसको भी तो आपको डबल कर देना है, तो आपको 16 मिलीलीटर जो आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है, यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना क्या है? आसूत्र जल, नींबू का रस, सोडियम कार्बोनेट घोल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले ये जानिए कि अम्ल या क्षार में से क्या चीज़ ऐसा है जो आप लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कलर नीला हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए आपके पास 2 ट्रिक है, एक तो है छलनी और एक है अनल। यहाँ से आप देख सकते हैं, छ से होगा क्षार, आ से होगा अम्ल। क्षार में लाल जो होता है वो नीला हो जाता है, यही आपसे पूछा है कि पेपर जो है वो नीला हो जाएगा। पेपर नीला हो जाएगा तो हमें पता चल गया कि वो एक क्षार है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्षार कौन सा है। आसुत जल, नींबू का रस, सोडियम कार्बोनेट घोल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट घोल जो है यही आपका क्षार है, क्योंकि आसुत जल जो है ये न्यूट्रल होता है और नींबू का रस ये अम्ल होता है। सोडियम कार्बोनेट क्षार है जिसको डालने पर पेपर लिटमस पेपर का रंग जो हो जाएगा वो नीला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैनिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है।
खट्टे पदार्थों व फलों में खट्टापन अम्लों की उपस्थिति के कारण आता है। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ और फलों की बात करें, जैसे नींबू और संतरा, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड, पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। HCl का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो आप में से किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगले वीडियो में आप सही जवाब देंगे। अगर सही जवाब देंगे तो आपके कमेंट के साथ आपके नाम को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है Na2CO3 × 10 H2O को कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10 H2O। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा यानी सोडियम डेकाहाइड्रेट, इसका अगर केमिकल नाम पूछे, रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ होता है बहुलक काइटेनिक अनुरूप, लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह, फिनॉल कीटोन एसीटेट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। अगला क्वेश्चन रंगहीन स्पीसीज है BCl3, BOSO4, Na3VO4, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, Na3VO4। स्पीसीज BCl3 में V की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और V3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, अतः यह रंगीन है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा भी रंगीन है, लेकिन तीसरा जो है Na3VO4 ये रंगहीन है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। Cu कॉपर, Zn जिंक, Ni निकिल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? क्योंकि जर्मन सिल्वर जो होता है ये कॉपर, जर्मन सिल्वर अगर बनाया जाए तो ये कॉपर यानी कि Cu प्लस Ni प्लस Zn से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, Cu, Zn और Ni तीनों ही सही है। अगर आपसे पूछा जाए जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। ठीक, ये कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर 60%, निकिल 20% और जिंक लगभग 20% होता है, जिसे जर्मन सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है CH3COONA दूसरा है, और तीसरा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्यों? आगे हम लोग देखेंगे। कोल्वे विद्युत अपघटन विधि इस विधि द्वारा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्लों में Na या K के लौड़ों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे एल्केन कहा जाता है, का निर्माण किया जाता है, लेकिन मेथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त सभी विकल्पों पर कोल्वे की विद्युत अपघटन विधि लागू होती है, यानी कि इनमें से तीनों जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान हरित लवक है। हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या पत्ती की कोशिकाओं में विद्यमान एक प्रकार का कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल नाम के हरे पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन नली की दीवार में संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिसिस्टेलिक संचलन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ से पूछा है जब भोजन जो है वो हमारे शरीर में मतलब माउथ से लेकर
स्मॉल इंटेस्टाइन एनस तक पहुंचती है तो वो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नीचे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट। भोजन जो है वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ऐसे धीरे धीरे ओसोफेगस से होते हुए नीचे के हिस्सों में जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है यूरेट्रा, जिसे मूत्रपथ कहते हैं, यूरेटर मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, मोर देन वन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मनुष्य के गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मूत्रवाहिनी मांसपेशियों की नलिकाएं होती हैं जो लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछा जाए तो 8 से 12 इंच लंबी होती हैं। ये गुर्दे के ऊपरी हिस्से पर और मूत्राशय के निचले हिस्से पर जुड़ी होती हैं। ये मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अगर इसकी लंबाई पूछा जाए, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो 20 से 30 सेंटीमीटर, और इंच में पूछा जाएगा तो 8 से 12 इंच होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अलवणीय जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है 9.0 से 10.0, 10.5, 3.5 से 7.0, 6.5 से 7.0, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.5 से 7.0 तक ये अलवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच जो परास सीमा है वो यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण है क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। हरा रंग की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तभी पौधा या फल या फिर पत्तियां हरे रंग की होंगी। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग को दर्शाता है जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंगहीन कलर को दिखाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलने पर फल क्या होता है, वो पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है फूड वैक्यूल के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, स्यूडोपोडिया के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फूड वैक्यूल के द्वारा। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं इसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में राजधानी का कार्य नहीं है? फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स इन प्लांट, नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स इन प्लांट, यानी कि वैक्यूल्स का कार्य नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऑप्शन है, वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं, वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। वैक्यूल्स का ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बार बार अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे लगभग 70% लिसनर व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपसे बार बार अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रैनवियर के नोड पाए जाते हैं नर्व सेल में, हार्ट सेल में, लीवर सेल में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोड्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन नर्व सेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रैनवियर के नोड्स तंत्रिका कोशिकाओं में अच्छ तंतु पर पाए जाते हैं। ये वे सूक्ष्म छिद्र हैं जो आच्छादित तंत्रिका तंत्र में श्वसन कोशिकाओं में माइलिन आवरण के बीच होते हैं। ये तंत्रिका आवेग में सेल्टेशन की अनुमति देते हैं, जिससे तंत्रिका आवेग की गति जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी व सरीसृपों के बीच की अपर्याप्त कड़ी है, यानी कि आपसे पूछा है कनेक्टिव लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, आर्कियोपैट्रिक्स, इक्थियोस्टेगा, लाइकेनॉप्स, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियोपैट्रिक्स। ये पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। ठीक है, आर्कियोपैट्रिक्स एक जुरासिक काल का प्राणी था जिसमें दोनों पक्षी और सरीसृप दोनों के गुण मौजूद थे, इसलिए इसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार का कारण है डीएनए कंटेनिंग आर्वोवायरस, आरएनए कंटेनिंग आर्वोवायरस, पैरामाइक्सोवायरस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए कंटेनिंग आर्वोवायरस। डेंगू बुखार का कारण आरएनए धारक आर्वोवायरस है, जिसे डेंगू वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है फेलोजन के ठीक अंदर, फेलोजन के ठीक बाहर, संवहनी एधा के ठीक अंदर,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कॉम्बियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा में मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, पाचन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से हर बार अभी तक जितने भी टीआरई एग्जाम हुए एक ना एक क्वेश्चन पूछा है। किसी भी फाइल